स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। मतलब एक सब्सटेंस है, उसका दूसरे सब्सटेंस में चेंज होना, केमिकल सब्सटेंस में चेंज होना, उसका क्या कहेंगे हम? केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज भी यही होता है। केमिकल चेंज में क्या होता है कि एक सब्सटेंस है, उसका दूसरे सब्सटेंस में चेंज होना और उसकी एक नई प्रॉपर्टी फॉर्म होना। मतलब जो हमारी ओरिजिनल सब्सटेंस था और जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, उन दोनों की प्रॉपर्टी जो है सेम ना हो, डिसिमिलर हो, यही केमिकल रिएक्शन होती है। ये नीचे लिख रखा है, केमिकल रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा जिसकी जो प्रॉपर्टी अलग होंगी ओरिजिनल सब्सटेंस से। इसके एग्जांपल दे रखे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगना, सेटिंग ऑफ मिल्क टू कर्ड, मतलब दूध का दही बनना, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एटसेट्रा। उसके बाद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होता है? सो रिएक्टेंट सिंपल है, जो सब्सटेंस जो है रिएक्ट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्ट कर रहे हैं मतलब जिनकी रिएक्शन भी, जिन सब्सटेंस की रिएक्शन हो रही है वो होते हैं रिएक्टेंट। उसके बाद प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो सब्सटेंस एज अ रिजल्ट हमें मिल रहा है, फिर जो सब्सटेंस नया जो सब्सटेंस है वो फॉर्म हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल लो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। H2O मतलब वाटर। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंट है, क्योंकि दोनों आपस में रिएक्ट कर रही हैं। उसके बाद नया फॉर्म क्या हो रहा है? नया सब्सटेंस क्या फॉर्म हो रहा है? H2O, जो कि वाटर है। तो वाटर क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट। इसमें एग्जांपल दे रखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। एक क्वेश्चन आता है, शायद NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन ही हो, कि मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसे क्लीन क्यों करना पड़ता है जलाने से पहले? सो इसका आंसर जो है बिल्कुल सिंपल है कि जो मैग्नीशियम होता है, अगर उसे हम बाहर रख देंगे, मतलब एयर के कॉन्टैक्ट में रख देंगे, तो एयर में ऑक्सीजन होती है और मैग्नीशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है, वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगा अपने सरफेस के ऊपर। मतलब रिबन के सरफेस के ऊपर क्या बन जाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी। सो उसे हटाने के लिए हम उसे रब करते हैं ताकि वो जल जाए। रिएक्टेंट प्रोडक्ट इसने बता रखा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट है और MgO क्या है? प्रोडक्ट, अभी बताया था। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? मतलब एक केमिकल रिएक्शन होगी तो हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी, क्या क्या चेंज देखने को मिलेंगे? सो इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन हो। सो इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या हो सकता है? मतलब कोई भी गैस जो है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी गैस जो है इवोल्व हो जाए, बाहर निकल जाए प्रोडक्ट में। जैसे कि इसने एग्जांपल दे रखा है, जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट चेंज इनटू जिंक सल्फेट प्लस H2। सो इधर क्या था? जिंक था और हाइड्रोजन सल्फेट था। सो इधर क्या आ गया? जिंक सल्फेट प्लस H2। सो जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव है और हाइड्रोजन जो है वो कम रिएक्टिव है। सो जिंक ने क्या किया? हाइड्रोजन को हटा दिया और सल्फेट के साथ खुद रिएक्ट हो गया। सो इधर क्या सब्सटेंस फॉर्म हुआ, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ? जिंक सल्फेट प्लस H2। जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो रही है? इवोल्यूशन, मतलब उसका इवोल्यूशन हो रहा है, वो बाहर निकल। के बाद है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर क्या होता है? मतलब रिएक्टेंट का कलर कुछ हो दो और प्रोडक्ट का कलर कुछ और हो जाए, या फिर रिएक्टेंट में कलर ही ना हो और प्रोडक्ट में कलर आ जाए, या फिर इसका उल्टा कि रिएक्टेंट में कलर हो और प्रोडक्ट में से कलर ही चला जाए। तो इसमें एग्जांपल दे रखा है कि सिट्रिक एसिड और पर्पल कलर्ड पोटाशियम परमैंगनेट की अगर हम रिएक्शन करवाएंगे, सो जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा उसका कलर ही नहीं रहेगा। ये लिख रखा, पर्पल टू कलरलेस। पहले पर्पल था लेकिन बाद में क्या हो जाएगा? कलरलेस। इसका दूसरा एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड की जो है रिएक्शन करवाई पोटाशियम डाइक्रोमेट से, तो जो कलर का चेंज हुआ वो ऑरेंज से ग्रीन हो गया। पहले ऑरेंज था रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में क्या आ गया? ग्रीन। उसके बाद चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। आपको ये ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर एक केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें क्या क्या चेंज हो सकता है, क्या क्या चेंज हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद है चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की जो है स्टेट में चेंज हो जाए। स्टेट मतलब आपने 9th क्लास में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सो यही होता है चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। मतलब एक रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन जो है सॉलिड की करवा रहे हैं और जो प्रोडक्ट है वो लिक्विड गैस में बन जाए। इसका एग्जांपल जैसे कि अगर हम कैंडल को जलाते हैं, सो कैंडल क्या है? सॉलिड है। अगर अब हम सॉलिड को जला रहे हैं तो जो लिक्विड क्या हो जाएगा? मतलब जो सॉलिड, जो कैंडल है वो पिघल के क्या बन जाएगी? वैक्स। वो क्या होती है? लिक्विड होती है। और उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वो एक गैस की फॉर्म में है। सो अगर इसमें क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन हुई, कैंडल को हमने जलाया, सो उसमें क्या क्या चेंज देखने को मिला कि सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर भी कन्वर्ट हो गया और गैस के अंदर भी। तो यही है चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आए,
केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम वाटर टू फॉर्म स्लैक्ड लाइम। अगर हम क्विक लाइम और वाटर की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्लैक्ड लाइम, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लैक्ड लाइम होता है CaOH2। सो जब हम CaO और H2O की रिएक्शन करवाएंगे, मतलब CaO क्विक लाइम और H2O वाटर, तो क्या बन जाएगा CaOH2 स्लैक्ड लाइम। सो इसमें टेम्परेचर का जो है चेंज हो जाता है, पहले टेम्परेचर बहुत कम था, उसके बाद जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सो एक प्रेसिपिटेट का फॉर्म हो जाना केमिकल रिएक्शन के अंदर, जैसे प्रेसिपिटेट क्या होता है, मतलब एक सॉलिड का फॉर्म हो जाना। जैसे इसमें देखो बैरियम क्लोराइड हाइड्रोजन सल्फेट गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस HCl। सो बैरियम क्लोराइड जो है वो एक्वस फॉर्म में है, हाइड्रोजन सल्फेट वो भी एक्वस फॉर्म में है, एक है वो मतलब एक्वस। बैरियम सल्फेट है जो वो सॉलिड फॉर्म में है और HCl एक्वस में, तो बैरियम सल्फेट क्या है यहाँ पे, प्रेसिपिटेट। अब एक्वस और सॉलिड का तो आपको पता है, एक्वस क्या होता है, जब वाटर के अंदर कुछ मिक्सअप हो, मतलब उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो वाटर से थोड़ी हाई होती है, जैसे आपकी शहद की होती है ना, वही एक्वस होता है। मतलब जो है वाटर की तरह हो, लिक्विड हो, एक्वस भी लिक्विड ही होता है, पर वो है उसकी जो है फ्लूइडिटी जो है वो कम होती है। उसके बाद है केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में या फिर फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो होता है हमारी केमिकल इक्वेशन। जैसे कि इसमें दिखा रखा है एग्जाम्पल A+B गिव्स C+D। तो A+B क्या है, रिएक्टेंट, और C+D प्रोडक्ट। तो हमने उसको मतलब एक इसके फॉर्मूला की या फिर सिंबल की फॉर्म में उसे दिखा दिया। O2 गिव्स H2O, तो H2 + O2 गिव्स H2, ये क्या है, H2 + O2 गिव्स H2, ये क्या हो जाएगी हमारी केमिकल इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या होती है, जिसके अंदर जो है सारे जो एलिमेंट्स के एटम होते हैं वे जो है इक्वल हो, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो है वे इक्वल हो। अनबैलेंस में इसका उल्टा है, मतलब वे इक्वल ना हो। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। जो एलिमेंट के एटम है वे दोनों साइड जो है इक्वल होने चाहिए। जैसे इधर देखो Zn + H2SO4, जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। सो जिंक का यहाँ पर कितना एटम है, 1। हाइड्रोजन सल्फेट में हाइड्रोजन है, सल्फेट है, जिंक है। तो इधर देखो सबसे पहले जिंक का कितना एटम है, 1, प्रोडक्ट में 1। देखो जिंक का कितना है, 1, इधर भी जिंक का कितना है, 1, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर सल्फेट वही 1, सल्फेट इधर भी 1। या फिर हम कह सकते हैं सल्फर और ऑक्सीजन को देख लो आप कि इधर जो है ऑक्सीजन जो है 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, इधर सल्फर जो है 1 है, इधर सल्फर जो है 1। तो ये हो गया हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद है अनबैलेंस केमिकल। इसमें एक जो है कंजर्वेशन ऑफ मास दिखा रखा है। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते। बस एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मास को हम ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बस उसका चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब क्या, जो टोटल मास है वो इक्वल रहना चाहिए, प्रोडक्ट की साइड भी और रिएक्टेंट की साइड भी। इसलिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसका दूसरा नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। सो इसका मतलब इफ द नंबर ऑफ एटम्स ईच इज नॉट इक्वल, मतलब इक्वल नहीं होने चाहिए रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, वो हो जाएगी हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इधर देखो आयरन + H2O गिव्स आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सो इधर देखो आयरन के कितने एटम है, 1, इधर कितने हैं, 3, ऑक्सीजन कितना है इधर 1, इधर कितना है 4, हाइड्रोजन तो ठीक है भाई, हाइड्रोजन तो 2 हैं दोनों तरफ, लेकिन ना तो ऑक्सीजन ना आयरन। सो ये क्या हो गई, अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन।